हेलो बच्चे। आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने सॉलिड्स में डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखते हैं क्या कुछ लिखा है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। राइट, आपने क्लास 10th में कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी ये सारा कुछ पढ़ा होगा। कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी सॉलिड का, जिससे वो मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपको पता होगा रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और थर्ड जो है वो सेमीकंडक्टर। राइट। अब देखो, इसमें पर्टिकुलर एक रेंज भी दिया गया। द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी इज रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। राइट। तो कई बार आपको पता है ओम इनवर्स को साइमन कहा जाता है, तो साइमन के टर्म में ये सारा कुछ दिया होगा। राइट। metals have conductivities in order of 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। पर्टिकुलर कंडक्टिविटी का कोई मेटल होगा तो वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, गुड कंडक्टर माना जाएगा। राइट। नेक्स्ट है इंसुलेटर। राइट, तो इंसुलेटर देख लो, इनका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, विद वेरी लो कंडक्टिविटी। रेंजिंग इनका भी एक रेंज दे रखा है, 10⁻20 टू 10⁻10 साइमन मीटर इनवर्स। राइट। नेक्स्ट देखो सेमीकंडक्टर का। These are the solids with conductivities in the intermediate range of 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ Simon meter inverse। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के जस्ट इंटरमीडिएट रेंज का होता है। राइट। चलो हम अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल्स में कंडक्शन कैसे होता है। A conductor may conduct electricity through movement of electrons और ions। तो कोई एक कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात होगी तो वहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयन चार्ज पार्टिकल्स का बात होगा। राइट। मेटेलिक कंडक्टर्स बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द लेटर। अब एक बात बताओ, जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे वहां पर कौन सा आएगा, मेटेलिक कंडक्टर। और आयंस की मूवमेंट की बात करेंगे तो वो कौन सा आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। राइट। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मेटल जो है वो सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों ही फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। और ये जो कंडक्टिविटी किसका कितना होगा, किस मेटल का कितना होगा, ये डिपेंड करेगा उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other as to form a band। मतलब जो बहुत क्लोज एनर्जी के होंगे वो आपस में एक बैंड बनाएंगे। हम लोग इसको बैंड थ्योरी अभी देखने वाले हैं, इसका डिटेल स्टडी करेंगे। If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy occupied conduction band, अगर ये जो बैंड है ये अपने हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ ऑक्युपाई करेगा, है ना, ओवरलैप करेगा, तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड द मेटल्स शो कंडक्टिविटी। और इस केस में जो मेटल्स होंगे वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो ठीक है, हम लोग बैंड थ्योरी पढ़ लेंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बैंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इफ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड, हायर जो बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे, is large, the electrons cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity and it behaves as insulator। और अगर मान लो ये गैप काफी ज्यादा हो जाए फिर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। अब हम लोग बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर ये पार्ट जो है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। राइट। अब देखते हैं हम लोग बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी को पढ़ने से पहले मान लो हमने एक एटम लिया, तो एटम पर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट बने होंगे जहां पर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे। तो बहुत सारा देखो 1 2 3 4 ये ऑर्बिट नंबर हो गया और हर ऑर्बिट का अपना एक अलग अलग एनर्जी होता है। तो हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया हुआ है जो कि आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट। वही सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाहर अगर जाओगे तो फिर से सबसे बाहर का ऑर्बिट जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सोडियम एटम को हमने रिप्रेजेंट करा है। राइट। अब एक्चुअली क्या होगा, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या फिर यही हम लोग बोलेंगे यही वैलेंस बैंड है। राइट।
वैलेंस बैंड किसको बोला? आउटर मोस्ट हाईएस्ट बैंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हाईएस्ट बाहर में जो रहेगा, जो हाईएस्ट एनर्जी वाला रहेगा, उसको हमने वैलेंस बैंड बोला। और क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये अल्कली मेटल है, तो ये बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होता है न्यूक्लियस के थ्रू, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मतलब इसमें अगर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, आपको पता है, तो इसका आयनेशन एनर्जी काफी कम होता है। काफी कम अमाउंट में अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये एक्साइट करके मतलब दूसरे जगह चला जा सकता है। मतलब ये फ्री है मूव करने के लिए, ये फ्री है कंडक्ट करने, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड को आप ऐसे सोच सकते हो, नेक्स्ट हाईएस्ट बैंड टू बैलेंस बैंड, है ना? तो बैलेंस बैंड का नेक्स्ट हाईएस्ट बैंड जो होगा, जहां पर कि वो कंडक्ट कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यही कंडक्शन बैंड है, जरूरी नहीं यही कंडक्शन बैंड है, इसके ऊपर के जितने सारे भी बैंड है, मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी कंडक्शन बैंड हो। तो हो सकता है ये एम्प्टी भी हो सकता है, कई बार हो सकता है ये पार्शियली फिल्ड भी हो। जैसे इस केस में आपको नजर आ रहा होगा कि ये पार्शियली फिल्ड है, राइट? और कई बार केस में क्या होगा, ये एम्प्टी भी होगा। अब अगर हमने एक कोई दूसरा आइटम लिया, मान लो हमने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लो आप, है ना? क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करा है, 2, 8 एंड देन 7, राइट? तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि वैलेंस बैंड में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बैंड है, बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इसके बाहर वाला जो बैंड होगा, जो बाहर वाला एनर्जी लेवल होगा, वो कंडक्शन बैंड होगा। और आपको पता है बोर्स ने ये बात बोल दिया था, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका एनर्जी फिक्स है। जब इनका एनर्जी फिक्स है तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भी दो ऑर्बिट के बीच में वो स्टे नहीं करेंगे। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में होगा, वैलेंस बैंड में होगा, या फिर वो कुछ एक एनर्जी गेन करेगा और क्या होगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, राइट? इस एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप, है ना? फॉरबिडन गैप को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, राइट? तो फॉरबिडन गैप एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोटिस करना, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉरबिडन गैप। आपको याद रहे, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन रियलिटी की बात ये है, अगर इंसुलेटर हम लोग लें, तो इंसुलेटर में जैसे कि मान लो इस फिगर में क्लोरीन दिया गया है, तो यहाँ पर ये गैप काफी ज्यादा होता है। और अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमारे पास इतना एनर्जी सप्लाई करने को नहीं होता है कि वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाए वैलेंस बैंड से। तो इस केस में यही वो रीजन है जिसके वजह से वो इंसुलेटर का काम करता है। सिमिलर चीज को बैंड थ्योरी में क्या किया जाता है, वो जो आपने एनर्जी लेवल्स देखा उनको हम लोग एक एक बैंड के तौर पर देखेंगे, राइट? अब इनको हम लोग बैंड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको समझते हैं। अभी आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल देख लिया, अब मान लो ये जो सोडियम एटम है उसको हम लोग एनर्जी के बिहाफ में इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये जो अपवर्ड है, ये सोच लो कि एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सोडियम का, जैसे 1s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहीं 3s में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? तो ये तो था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सोडियम को हमने एटॉमिक फेज पे ले रखा था। मान लो, हम लोग याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, तो 1s जो होगा, जब मान लो हमने दो सोडियम ले लिया तो 1s क्या होगा, सबसे पहले 1s होगा। और आपको पता है एक और एनर्जी लेवल होगा, इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1s स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपको याद होगा। तो मान लो दो इस तरह सोडियम एटम अगर हम लोग लेंगे, राइट, तो दो सोडियम एटम मान लो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग ही कर रहे हैं, तो अगर मान लो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है हमने, तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे। उसी तरह 1s एस्ट्रिक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है एस्ट्रिक से एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह 2s में क्या होगा, 2s में देखो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन होगा,
है ना। 2s में भी दो सोडियम के लिए दो दो चार इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी तरह 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 था, तो दो सोडियम एटम की वजह से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह 3s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, तो दो सोडियम एटम होने की वजह से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब मान लो मैंने तीन सोडियम एटम को एक साथ ले लिया, उस केस पे ये जो 1s एनर्जी लेवल है, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो एनर्जी लेवल देखो बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे, इनमें डिफरेंस बहुत कम पर का रह जाएगा। और वहीं मैंने इलेक्ट्रॉन सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इस 2s एनर्जी लेवल के लिए भी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसी तरह 2p के लिए भी मैंने एनर्जी मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब सोचो ये 2p के लिए जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये कितना होगा, 6 इंटू तीन पर्टिकुलर रहने के लिए इंटू 3 हो जाएंगे। उसी तरह 3s के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने और इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ नहीं किया है तो और भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। अब मान लो ये तीन एटम के लिए मैंने जब कर दिया, तब अब हम लोग इसको जनरलाइज केस कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ सोडियम एटम लेंगे। तो n नंबर ऑफ अगर सोडियम एटम लेंगे तो देखो सीन कुछ ऐसा बन जाएगा जो आपकी नजर आ रहा होगा इस फिगर में, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 1s पर के लिए एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर बहुत सारा लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ एटम लेंगे ना, तो n नंबर ऑफ एटम के लिए बहुत सारा छोटा छोटा लाइन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो एनर्जी लेवल है, ये एक तरह का एक बैंड का फॉर्म करने लगेगा, 1s में एक बैंड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है और आपस में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, पता नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो इधर उधर मूव कर सकते हैं 1s के केस में अगर बात करें, 1s वाले इलेक्ट्रॉन। उसी तरह 2s में भी अगर n नंबर ऑफ हमने एटम्स लिया, तो उस केस में क्या होंगे कि ये पूरा पूरा एक बैंड का फॉर्म करेगा, आपको बैंड नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने देखा जैसे एक एटम पर के लिए क्या था कि एक एटम पर के लिए हमने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट फिक्स कर दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बहुत है, अब तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह गया, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ऐसे जहां पर कि बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उस केस में ये उनका जो एनर्जी होगा वो पर्टिकुलर एक बैंड के तरह दिखेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर 3p जो होगा इससे ऊपर वाला स्टेट होगा, तो यहाँ पर भी देखो ये बैंड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे 1s वाला में कितना n नंबर ऑफ एटम्स ले लिया है, और आपको पता है 1s में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरह n नंबर ऑफ एटम्स है और आपको पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये 2n हो गया। यहाँ पर 6n इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर से एक बैंड का फॉर्मेशन कर गया। जब हम लोग बैंड थ्योरी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, देखो ये सारे एक बैंड का फॉर्मेशन कर दिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कर दिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बैंड, राइट। और बैंड थ्योरी में हम लोग इसी बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बैंड थ्योरी को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर तीन चीज मैंने ले रखा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो अलग अलग टाइप पर का बैंड। ये जो नीचे वाला बैंड है, राइट, ये नीचे वाला जो बैंड है उसको मैंने बोला है वैलेंस बैंड, और ये जो ऊपर वाला बैंड है उसको मैंने बोला है कंडक्शन बैंड। एक्चुअली इंसुलेटर के केस में ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे होंगे विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, विदाउट गिविंग टेम्परेचर। आप देख रहे हो ये अपसाइड जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी डिफरेंस काफी कम का है, मतलब नहीं के बराबर है, और कुछ पार्ट तो ऐसे भी हैं जहां पर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। वहीं इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो बीच का एनर्जी गैप होता है, राइट, तो इनके बीच का एनर्जी गैप, इसको हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला है, आपको पता है। और ये जो एनर्जी गैप होता है ये काफी बड़ा होता है, राइट। इंसुलेटर में अगर ये एनर्जी गैप काफी बड़ा कर देंगे तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसको, अगर हम लोग बात करें बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है तो उतना एनर्जी सप्लाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि वो वैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं। और जब ये फ्री नहीं हो पाते हैं तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। वहीं सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये लोअर बैंड वैलेंस बैंड और ये जो ऊपर का कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कम का होता है।
हालांकि ये ओवरलैप नहीं करते, बट एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो काफी कम का होता है, राइट। तो ये जो सारा फिगर दिया हुआ है, आप इसको ऐसे सोचो कि ये 0 केल्विन में दे रखा है, राइट। जब हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर के केस में, तो क्योंकि ये एनर्जी गैप काफी कम का है, तो क्या होगा कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है बैंड थ्योरी में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कंडक्शन होता है, राइट। तो आपको तीन तरह भर के होल्स दिख रहे होंगे, ये बड़े होल्स, उससे छोटे होल्स और उससे छोटे होल्स। तो मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन का बात करा, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही अगर मान लो इस प्लेट में रख दोगे, और प्लेट में मान लो हमने एक्चुअली थोड़ा ही सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। तो मैंने मान लो ये सारे जो बॉल्स हैं, है ना, ये सारे जो ग्लास वॉल्स हैं, इसको हम लोग सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, वो आसानी से देखो फ्लो कर सकते हैं। वहीं ये पार्ट को मैंने इंसुलेटर माना है। इंसुलेटर में अगर मान लो हमने ये सारा डाल दिया, और देखो उसके बाद हम लोग इसको सेक कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव नहीं कर रहे हैं। ये अपने जगह पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स है, राइट। क्योंकि उनको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना हम लोग दे नहीं पा रहे, हम लोग इवन इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या होता है, ये वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होगा तब तो इनको मूव करने चाहिए, देखो, पर फिर भी ये मूव नहीं कर पा रहे, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसुलेटर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे फिक्स है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। अब मान लो हमने इसको उठा के सेमीकंडक्टर वाले जोन में रखा। ये वाला जो जोन है, इसको मैंने सेमीकंडक्टर वाला जोन बोला। एक्चुअली देखो, ये इंसुलेटर का जोन है और ये सेमीकंडक्टर का मान लो जोन है। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप आपको कुछ नजर आ रहा होगा, राइट। अब देखो, ये सेमीकंडक्टर वाले जोन पे भी आने पे हम लोग अगर थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे तो ये मूव नहीं कर पा रहे। एक्चुअली मैं ये 0 केल्विन के बारे में बता रहा हूँ। 0 केल्विन के टाइम मान लो हमने इसको टेम्परेचर नहीं दिया है, तो टेम्परेचर नहीं दिया तो मूव नहीं करेंगे। वहीं अगर मान लो हमने टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे मतलब सफिशिएंट अमाउंट में इनमें एनर्जी आ जाएगा, और उस केस में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। आपको ये सेमीकंडक्टर वाला नजर आया, राइट। उसी तरह मान लो ये सारे ग्लास वॉल्स को अगर हम लोग यहाँ पर रख दें, ये एक्चुअली मैं कंडक्टर के लिए बनाया हूँ। तो ये जो कंडक्टर वाले हैं, इस केस में हम लोग अगर थोड़ा ही सा वाइब्रेशन इसमें देंगे, मान लो जस्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट अप्लाई किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट अप्लाई करने से ही क्या होंगे, ये मूव इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। तो आप देख पा रहे हो, एक तरह से ऐसा ही सोच सकते हो, ये जो इंसुलेटर था, ये एक तरह से आप ऐसे ही समझ सकते हो, ये जो गैप था वो मैंने इंसुलेटर के लिए बनाया था, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन का मूव करना बहुत मुश्किल था। वहीं पर ये जो गैप था, ये मैंने बनाया था सेमीकंडक्टर के लिए, जहां पर रिलेटिवली थोड़ा अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये मूव करने लगा था। और वहीं ये जो था वो कंडक्टर था, और ये मान लो हाईली कंडक्टिंग रीजन है। हाईली कंडक्टिंग रीजन में क्या है, हमें बाहर से कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ रहा, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, राइट। तो आपने देखा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, आपने देखा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में को आपस में जब वो मिलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं, और जब ये काफी क्लोज हो जाते हैं एनर्जी पर के, तब ये बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा एन नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, तो मैंने साथ में मिला के दिखाया था, है ना। इफ द बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विथ अ हायर एनर्जी ऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, आपने देखा जो हायर एनर्जी का कंडक्शन बैंड था, उसके साथ ये जब ओवरलैप कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर रहे थे ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मेटल शोज कंडक्टिविटी, और उस केस में ये जो मेटल होंगे वो कंडक्टिविटी शो कर दी है, राइट। जबकि if the gap between filled valence band and the next higher unoccupied band, जो कि हमने कंडक्शन बैंड बोला था, इस लार्ज, तब ये डिफरेंस काफी लार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जंप it, and such a substance has very small conductivity and behaves as insulator, और उस केस में कंडक्टिविटी उसका नहीं के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे। तो इस परिस्थिति में वो इंसुलेटर का काम करेगा। अब हमें देखना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में फिलहाल हमने अभी डिस्कस कर दिया। सेम चीज अभी हम लोग वापस से देखेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। In case of semiconductors, the gap
बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, उस केस में ये जो गैप है वो काफी स्मॉल होता है। देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी, उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं और कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, यही वो केस है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। सिंस more electrons jump to the conduction band substance like silicon and germanium, so this type of behavior and are called intrinsic semiconductors। तो आप याद रखना ये दो सब्सटेंस जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। मैं आप बताऊं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम लोग डॉपिंग की बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनका अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो वो काफी कम होता है, बट इनको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो मेथड देखते हैं जिससे हम लोग इंक्रीज करते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी। अब हमने ये देखना है कि ये इम्प्यूरिटी क्या है जिसको कि हम लोग सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो उसके वजह से इसका कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना उसको हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। आप इस फिगर को ध्यान दो, ये फिगर क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो मेटल है, मेटल के केस में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बैंड है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। नीचे वाला जो है ये आपका वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला जो है कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एनर्जी गैप नहीं के बराबर है। वहीं अगर इंसुलेटर की बात करो तो इंसुलेटर में देखो ये जो फील्ड बैंड है, फील्ड बैंड ये वैलेंस बैंड है और ये जो एम्प्टी बैंड है ये आपका कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में एक एनर्जी गैप, अच्छा खासा एनर्जी गैप होता है, ये 6 to 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। याद रखना कई बार मतलब ये पूछा जाता है। अब इसको हम लोग है ना फॉरबिडन जोन बोलेंगे या लार्ज एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है ये काफी लार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं हो पाते और इस वजह से इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी जोन आपको दिख रहा है ये काफी स्मॉल है, स्मॉल एनर्जी गैप है। तो इसके वजह से क्या है, जब हम लोग इसको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ट्रांसफर हो जाएंगे तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा ये हमारा मटेरियल। अब देखते हैं डोपिंग जो होता है वो कैसे करते हैं। Doping can be done with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपने इंट्रिंसिक के केस में सिलिकॉन और जर्मेनियम को देखा था, जब हम लोग उसमें डॉपिंग करेंगे तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब ये ग्रुप 14 का है तो ग्रुप 15 का किसी से डॉपिंग कर सकते हैं, उसको हमने इलेक्ट्रॉन रिच का, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कि ग्रुप 13 का है मतलब बोरोन फैमिली का है उसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच की अगर बात करें, राइट, अगर मान लो नाइट्रोजन फैमिली वाला इलेक्ट्रॉन की बात करें, आर्सेनिक वगैरह, उसमें क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सच इंप्यूरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन देम। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा और ये डिफेक्ट के वजह से कैसे इंक्रीज करता है उस चीज को देखते हैं, राइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी से डॉप कैसे करेंगे। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14, ये मैंने पहले बताया था, ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, और इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन देयर क्रिस्टल्स ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो है आपको पता होगा सिलिकॉन जो हमने ग्रुप 11 में पढ़ा था उसमें ये 4 कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, राइट, with its neighbors when doped with group 15 elements like phosphorus and arsenic। आपको पता है ये phosphorus और arsenic जो है ये ग्रुप 15 पर के एलिमेंट्स है। इनके आउटर मोस्ट सेल में जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिसाइड्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, ये कुछ लैटिसाइड्स में ऑक्यूपाई कर जाते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से बॉन्ड बना लेंगे फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से, मतलब सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, फॉस्फोरस के जबकि 5 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के आसानी से बैलेंस बना लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के। बट एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। 4 out of 5 electrons used in the formation of 4 covalent bonds with the 4 neighboring silicon atoms. The fifth electron is extra
एंड बिकम्स डीलोकलाइज, और उस केस में वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो डीलोकलाइज हो जाएगा। दोज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डॉप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो इंट्रिंसिक था, जिसमें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शुरू में नहीं था, अब क्या करेगा, यहाँ पर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो क्या करेगा, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। Here the increase in conductivity is due to negatively charged electron, और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, इसका रीजन था वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था, और आपको पता है उस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी हमने बोला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ना, इस वजह से इसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया, राइट। स्मॉल एन टाइप हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन आल्सो बी डॉप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट, राइट। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में आपको पता है तीन ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि बोरॉन फैमिली की अगर बात करें, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इन सब से हम लोग डॉप कर सकते हैं। उसके आउटर मोस्ट सेल में केवल तीन ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। तो आप सोचो कि तीन इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एक जगह ऐसा रहेगा जो कि वैकेंट हो जाएगा, खाली रह जाएगा, इसको हमने होल कहा है। The place where the fourth valence electron is missing called electron hole और electron vacancy, उस पर्टिकुलर जगह जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा और वो एक होल का काम करेगा। An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, तो जो वो होल है उसके जगह पर हो सकता है कि एक नेबर पर का एटम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे और उस होल को फिल करने की कोशिश करे, बट in doing so it would leave an electron hole at its ओरिजिनल पोजीशन। बट ऐसा करने पर क्या होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी उसको प्रोवाइड करेगा, उस पर्टिकुलर जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा वापस से, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा वापस से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग देखें तो इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करता है। it happens, it would appear if the electron hole has moved in the direction opposite to that of the electron that filled it under the influence of electric field, right। electric field जब सप्लाई करेंगे तो ये सारा काम होगा, electrons would move towards the positively charged plate through electronic holes, right। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। But it would appear as if electron holes are oppositely charged and are moving towards negatively charged plate. This type of semiconductor is called p-type semiconductor. तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा होल आ गया। तो होल इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा बोल सकते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी टाइप, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने इसको बोल दिया। देखो आपको फिगर यहाँ पर नजर आ रहा है सिलिकॉन एटम का पर का, राइट। सिलिकॉन एटम में देखो सारे वैलेंसी आपको चारों साइड से फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एन टाइप जो है, देखो हमने एक आर्सेनिक डाल दिया, तो आर्सेनिक की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा क्रिएट होगा। वहीं पर देखो ये बोरोन जैसे ही डाल दिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तो ये एक गैप क्रिएट हो गया। तो ये गैप को फिल करने के लिए उसके नेबर पर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, और वापस से एक गैप जहां पर से आएगा वहां क्रिएट हो जाएगा। तो इस दौरान जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज का मूवमेंट जो है वो उसके वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होगा। अब यहाँ पर इसका यूज दिया है एन टाइप और पी टाइप पर का सेमीकंडक्टर का क्या यूज है, राइट। तो एन टाइप और पी टाइप पर के सेमीकंडक्टर से डायोड वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। आप ये नाम सुने होंगे, डायोड आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, एलईडी वगैरह, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है एन टाइप और पी टाइप पर का सेमीकंडक्टर का। फिर रेक्टिफायर यूज करेंगे, ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, वेव रेक्टिफायर क्या चीज होता है। उसी तरह ट्रांजिस्टर की बात करें तो इससे ट्रांजिस्टर का भी फॉर्मेशन होता है, एनपीएन और पीएनपी जंक्शन। तो खैर ये हम लोग फिजिक्स में देखने वाले हैं इसके यूज प्रॉपरली। तो फिलहाल हमने ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड पर का देख लिया था, है ना। तीन टाइप पर के जो होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रैग इक्वेशन करेंगे।